न्यूज़ 7 आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे प्रोग्राम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। आज फेसबुक पर ही लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। आज हम स्टूडियो से आपको ये लाइव दिखा रहे हैं और फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। कल का गैप ले लिया था थोड़ा सा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और फटाफट शेयर करते चलें। जितने भी हमारे दर्शक हैं एक बार उनसे इस्तकबाल कर लेता हूँ, दुआ सलाम कर लेता हूँ और उसके बाद फिर खबरों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। आज स्टूडियो जो हमारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि ये स्टूडियो है और यहाँ से हम रोज़ाना जो खबरें आपको देते हैं ना, वो यहीं से देते हैं आपको तमाम खबरें। तो वो स्टूडियो में आज आपको दिखा रहा हूँ, फटाफट जुड़ते चलें। संतोष जी हमारे साथ में जुड़े हैं, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मलखान सैनी हमारे साथ हैं, इसके अलावा सुरेश भोजवाल है, संतोष गुप्ता जी हैं, रुस्तम खान हैं, नमस्कार सर। अशोक सैनी भाई साहब नमस्कार। महेश गुजर जी हमारे साथ में, जुड़ते चलें और शेयर करते चलना। आज शेयर ज़्यादा करना भाई, कारण ये है कि आज सिर्फ फेसबुक पर लाइव हैं, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। स्टूडियो से दिन भर की तमाम खबरें आपको बताऊंगा, क्या कुछ क्षेत्र में घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा तमाम अपडेट जो हैं वो आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और देखते चलें और शेयर करते चलें। ये आज हमारा स्टूडियो का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ खबरें बनती हैं, किस तरीके से हमारा स्टाफ यहाँ पर लगा रहता है और किस तरीके से अलग अलग मॉनिटरों पर ये सारा काम होता है और फिर जो खबरें हैं वो आप तक पहुँच पाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज ये मूड भी था थोड़ा सा कि यार लोगों को थोड़ी सी ये चीज़ें भी दिखाई जाएँ। चलिए, जगमोहन जी हैं, राजा रामराज गुजर हैं जटवाड़ी से, भाई साहब राम राम। शुभम शर्मा जी हैं, जय श्री राम और स्वागत है आपका भी। रमेश गुजर जी हैं, इसके अलावा शिवा गजराना, राम राम और स्वागत है भाई आपका भी। BL जाखोदा से हैं, लवकुश मीणा हैं, भाई साहब स्वागत है आपका भी, फटाफट जुड़ते चलें। अजय सिंह जादौन बना जी, जय माता दी सर। और अमर सिंह जी हैं, राहुल जारेड़ा हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आप इतना रखें सर, ठीक है ना, इतना रखें। कैमरे को अगर आपको एडजस्ट करना है तो थोड़ा सा करें, यस। तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे भी, है ना, और दर्शकों को भी ठीक लग रहा है। बहुत बढ़िया सर। यासिर अली जी गुड नाइट, यार विनीत शर्मा जी गुड इवनिंग। आज़ाद खान हैं, अज्जू जी राधे राधे, है ना। स्टूडियो है हमारा जो हम आपको दिखा रहे हैं और जहाँ से हम दिन भर खबरें चलाते हैं। इन मॉनिटरों पर भी शुरू करने का प्रयास करें। तो वही बात है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और आज तारीख है 10 जनवरी 2024 और बार है बुधवार। दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट, क्षेत्र में घटनाएं क्या घटित हुई हैं, क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा नई सरकार जो है वो आप लोगों के लिए क्या कर रही है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। कुछ समस्याएं और कुछ मुद्दे आपके ऐसे हैं जिनको लेकर के आज मैंने जिला कलेक्टर महोदय जो हैं हमारे, उनसे मुलाकात कराने का प्रयास किया था लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो हैं हरिराम जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है और आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का मैंने प्रयास किया है। तो वो खबरें भी मैं आपको बताऊंगा। पहले राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और बात करते हैं राष्ट्र लेवल की बड़ी खबरों की। तो सबसे पहले अयोध्या में बन रहे भगवान राम के भव्य मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तैयारियां जो है वो भव्य रूप से जारी हैं, अंतिम रूप उनको दिया जा रहा है। CM योगी जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो खुद सारे कामों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारे कामों की निगरानी रख रहे हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल लोग धीरे धीरे करके वहां पहुंच भी रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मंदिर और गर्भगृह जो है उसका काम भी अब अंतिम चरण में चल रहा है और ट्रस्ट द्वारा देश के प्रतिष्ठित लोग और VVIP, साथ ही ऐसे लोग, वो आम और खास लोग जो भगवान राम के इस मंदिर की संघर्ष गाथा में जुड़े रहे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको भी ट्रस्ट के द्वारा जो है निमंत्रण भेजा गया है। डबल आवाज़ आ रही है, डबल आवाज़ का तो सवाल ही नहीं है ना। आवाज़ तो बंद है सारी, ठीक है ना, पीछे से कोई आवाज़ तो नहीं चल रही, साउंड वो देख लेना आप, ठीक है ना। आज कुछ भी ऐसा नहीं है सर, आज तो सब कुछ नॉर्मल है। आज नॉर्मल तरीके से हम चला रहे हैं ना। वेरी बेस्ट स्टूडियो तेजूराम जी कह रहे हैं, धन्यवाद सर, है ना। कुछ अपने हिसाब से हमने जो जितना बेस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए उतना करने का प्रयास किया है। कितने सारे, और फिर यहाँ दिन भर स्टाफ रहता है ना। वो सारा आपकी जो ब्रेकिंग आप भेजते हो, आप जो खबरें भेजते हो उनकी स्टोरी के रूप में यहाँ बनाना, फिर यहाँ से उनको
आगे सर्कुलेट करना, ये सारा काम इसी स्टूडियो से चलता है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पूरे भरतपुर संभाग में शायद ऐसा कोई यूट्यूबर या कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिसके पास इतना बड़ा स्टूडियो और इस तरीके का मेन पावर और मैकेनिज्म जो है तैयार कर रखा हो किसी ने। न्यूज़ 7 राजस्थान ने कर रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के यह है कि राम भगवान अयोध्या में 550 साल बाद में पहुंचेंगे। उसकी भव्य तैयारियां पूरे देश भर में की जा रही है, पूरे देश के लोगों में इसको लेकर के उत्साह है और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे 14 वर्ष का वनवास काट करके भगवान राम आए थे, अब 550 साल के बाद राम भगवान विराजमान हो रहे हैं, तो ये उत्सव उससे भी ज़्यादा भव्य होगा और ज़्यादा बड़ा होगा। और वहीं इस पूरे समारोह में कुछ ऐसे अभागे भी हैं जिनको निमंत्रण तो मिला है मगर वो जाना नहीं चाहते, वो जा नहीं रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आज एक पत्र जारी करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना दी है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी सहित कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस कार्यक्रम में, इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। उनका कहना है कि साहब बीजेपी ने इसको पूरे को हाईजैक कर लिया और इसका राजनीतिकरण कर लिया, बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ उठा रही है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। असल पूछो तो राजनीति आप कर रहे हो। एक तरफ तो आप कहते हो भगवान राम सबके हैं। जब भगवान राम सबके हैं मतलब आपकी कंडीशन ये हो गई कि जब निमंत्रण नहीं मिला तो शादी में फूफा की तरह रूस रहे थे, नाराज हो रहे थे। आज जब निमंत्रण मिल गया तो फिर भाई बंधों की तरह नखरे कर रहे हो। मतलब राजनीति आप कर रहे हो। भगवान राम जब सबके हैं और आपके पास निमंत्रण आ गया तो आपको तो ऐसे सम्मान जाना चाहिए। लाभ मिलता है बीजेपी को या हानि होती है, नुकसान होती है, वो जनता पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर राम सबके हैं, आपकी आस्था राम के साथ में जुड़ी हुई है तो और आपको निमंत्रण मिला है तो आपको जाना चाहिए। कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं बिल्कुल मैं जाऊंगा साहब। शेयर बढ़िया कर रहे हो आज और दर्शक भी अच्छे जुड़े हो, धन्यवाद, है ना। जबा करके शेयर करना क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बनती है, तो इसलिए दबा करके शेयर करना है मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। कुल मिलाकर के है कि कांग्रेस को मैं बदकिस्मत मानता हूं। और वैसे तो कांग्रेस के आप कितने भी बयान उठा करके देख लीजिए, कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी है तो कांग्रेस के कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंह भी ये वकील बने हैं। इन्होंने राम को काल्पनिक कह दिया। अब कहीं ना कहीं ये चीज जो है ना वो सत्य साबित हो रही है, वरना निमंत्रण मिलने के बाद में जाना चाहिए। राजनीति अगर आपको नहीं करनी तो मत करो ना, मत दो ना। ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण भेजा है, कोई मोदी जी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, कोई बीजेपी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, ना ही ये है कि साहब मोदी जी का कोई ठेका है या बीजेपी का ठेका है। बीजेपी की कोई बापौती थोड़ी है राम मंदिर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और बीजेपी का ठीक है कार्यकाल है, लेकिन अगर आपके पास निमंत्रण है तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी को 12:30 बजे जो भगवान राम की 5 वर्ष की जो उम्र की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन लगभग 25 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जो है वहां का प्रशासन लगा रहा है और पूरी व्यवस्थाएं की है निःशुल्क। टेंट नगरी बसा दी सर अलग से अयोध्या में, ताकि जो लोग आए उनको खाना पीना रहना उनकी सुरक्षा सबका ख्याल रखा जाए और सब यहाँ आराम से आ सकें। इसका पूरा व्यवस्था वहां पर जो है ट्रस्ट ने की है। समाचार बोध वह बोध है जिससे पता चलता है क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है, किस बात को लोग रुचि रखते हैं और यही पत्रकारिता है। थैंक यू गोपाल भाई, आपने दिल की बात कर दी, आपने दिल की बात कर दी। असली पत्रकारिता उसी को कहते हैं, ठीक है ना। जो आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो वाकई में काबिल तारीफ हैं। शेखर जी कह रहे हैं सर आपकी जिम्मेदारी से हमें लाइव रामलला के दर्शन करवाने के प्लीज। बिल्कुल, न्यूज़ 7 राजस्थान पर लाइव होगा पूरा प्रोग्राम, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और सुरेश काकरवाल जी कह रहे हैं भगवान का निमंत्रण सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, ये कौन होते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट निमंत्रण क्यों भेजेगा? आप भी गलत कह रहे हैं सुरेश भाई। सुप्रीम कोर्ट का काम था फैसला देना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट आपको निमंत्रण थोड़ी भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट की एजेंसी थोड़ी है, ट्रस्ट एजेंसी है। ट्रस्ट सबको निमंत्रण भेज रहा है, तो ट्रस्ट भेजा है, ट्रस्ट ने ही निमंत्रण भेजा है सबको। मोदी तक को ट्रस्ट ने निमंत्रण भेजा है, ठीक है ना। तो वो चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन शुरू कर दिया है। 2024 में लोकसभा के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। मार्च में शायद आचार संहिता लग जाएगी और मई जून में ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं वो भी तैयारियों में जुट चुके हैं। मोदी की गारंटी के साथ ही पार्टी ऐसी 48 सीटों पर काम कर रही है जहां हार और जीत का मार्जिन 2% से भी कम रहा है। बहुत सारे चेहरे बदले भी जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो निकल करके आई हैं सामने, अंदर से जो खबरें चल रही हैं। आपको याद होगा एक ही डायलॉग है लेकिन समय के अनुसार उनकी भूमिका बदल गई। डायलॉग एक ही है लेकिन समय के अनुसार उसका प्रारूप और उसके विचारधारा जो है वो बदल गई। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव राजस्थान में हुए थे तब एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और जनता ने उसको करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया और अशोक गहलोत की सरकार 2018 में विधानसभा में राजस्थान में बन गई। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब डायलॉग वही था, किरदार बदल गए। गहलोत तुझसे बैर नहीं पर तेरे विधायकों की खैर नहीं। उसके बावजूद कांग्रेस ने 70% टिकट रिपीट कर दिए। नतीजा यह निकला कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ में जो है यहां पर सरकार बना ली राजस्थान में। और 2024 के लोकसभा चुनावों में अब नया नारा गूंजेगा, मोदी तुझसे बैर नहीं पर तेरे सांसदों की खैर नहीं। ये निश्चित है, यही नारा चलेगा और यही कैंपेनिंग चलेगी। कारण यह है कि ज्यादातर लोग जो हैं मौजूदा सांसदों से नाखुश हैं। इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया, मोदी लहर में जीतते चले गए और बस सांसद बनकर के बैठ गए, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी परियोजना, कोई ज्यादा विकास के काम राजस्थान में इन लोगों ने नहीं करवाया है। और ये शाश्वत सत्य है, चाहे स्वीकार करो या ना करो। तो 2024 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं और टिकटों पर मंथन भी शुरू हो चुका है। वहीं मैं आपको बता देता हूं, भाजपा गठबंधन में को 2019 में कुल 352 सीटें मिली थी। बहुत सारी पार्टियों का मिलजुल करके और तब 352 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने। लेकिन उसके बाद कुछ पार्टियां साथ छोड़ करके चली गई, कुछ सांसद साथ छोड़ करके चले गए। मौजूदा स्थिति यह है कि लोकसभा में एनडीए की, है ना, भाजपा और गठबंधन की जो सीटें हैं वो कुल 333 हैं। इस बार नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का यह कहना है कि साहब लगभग 400 से ज्यादा हम सीटें हासिल करेंगे। अब वो अभी भविष्य के गर्भ में है, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईआरसीपी पर भी बोला करो, छुट्टन लाल जी कह रहे हैं। इसका मतलब यह आपने शायद बहुत लंबे समय बाद कार्यक्रम देखा है सर। ईआरसीपी को लेकर के तमाम अपडेट छुट्टन भाई हम देते रहते हैं। अब आप नियमित कार्यक्रम नहीं देखते तो क्या करें, ठीक है ना। बाकी ईआरसीपी है और भी जितने मुद्दे हैं उन पर लगातार हम अपडेट भी देते हैं और बताते रहते हैं सरकार इसको लेकर के क्या कर रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ईआरसीपी के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी। नहीं भाई, आप तो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इस चीज को बहुत करीब से देख रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर के तमाम अपडेट भी चल रही है। आपको पता है दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ में बैठक भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के और राजस्थान के जो अधिकारी हैं जलदाय विभाग के, उनके बीच में सहमति बन चुकी है। और इसी महीने एक बड़ा एमओयू दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ होने भी वाला है। तो ईआरसीपी का जो मसला है ना, इसको क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत तो खुद कह चुके हैं बीजेपी की सरकार बना दो, ईआरसीपी लागू कर देंगे। तो जनता इतनी आसानी से छोड़ देगी क्या इनको? ये तो आप और हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो बात आपने अपने संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में कही है वो तो आपको अक्षर से पूरी करनी पड़ेगी। तो ईआरसीपी का जो मुद्दा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक इस महीने एमओयू हो जाएगा। 90% हिस्सेदारी जो रहेगी केंद्र सरकार की रहेगी, 10% जो हिस्सेदारी रहेगी वो राज्य सरकार की रहेगी। और इसमें 13 जिलों के जितने भी तमाम बांध हैं जो शामिल किए गए हैं, छोटे बड़े बांध, उनकी लिस्ट भी मैंने आपको बता दी थी। पूरी डिटेल में ईआरसीपी के बारे में बता चुका हूं पहले ही। और आपकी हमारी सबकी इच्छा यह है, यही थोते वादे मत करो, ईआरसीपी पर काम करो। अब ये राजनीतिक जो आपकी बातें हैं ये हमारे समझ में नहीं आती और हम इनको समझना भी नहीं चाहते, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो
भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मंथन है वो शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन सीट जो हैं उनको सीट शेयरिंग को लेकर के उनके बीच भी अब मीटिंग चल रही है। कांग्रेस कहां कितनी सीटों पर लड़ेगी, टीएमसी कितनी सीटों पर लड़ेगी और पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इन चीजों को लेकर के टीएमसी कितनी सीटों पर लड़ेगी और पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इन चीजों को लेकर के बंद करो ना इसको, बंद करो ना इसको। तो कुल मिलाकर के ये है कि इन चीजों पर सरकार भी चिंतित है, सरकार भी सीरियस है और मेरे ख्याल से इन चीजों पर काम होना भी चाहिए। चाहे ईआरसीपी की बात कर लें, पाचना की बात कर लें, जगर लिफ्ट परियोजना की बात कर लें, बहुत सारी चीजों पर सरकार मंथन भी कर रही है और सरकार को इन चीजों के विषय में सोचना भी चाहिए। ये इनके मैनिफेस्टो में भी है, एक में भी नहीं चला सर वो फेसबुक, ठीक है ना, जबकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था इन चीजों के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। तो गठबंधन भी इसको लेकर के सीरियस है और बातचीत कर रहा है। दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों पर जरूर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में थोड़ी बहुत सहमति बन चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी यूपी में। यूपी सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कांग्रेस के लिए भी, बसपा के लिए भी और सपा के लिए भी। 80 सीटें हैं लोकसभा की अकेले यूपी से। तो यूपी और महाराष्ट्र इन जगहों पर सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के विपक्ष के बीच में जो है वो सहमति चल रही है, मंथन चल रहा है। और 168 सीटों यूपी और महाराष्ट्र दोनों की मिलाकर के 168 सीटों पर विपक्ष यानी INDIA वो मंथन कर रहा है। सबसे दिलचस्प होगा यूपी की 80 सीटों पर कैसे सीट शेयरिंग होगी। 80 में से क्या है 76 सीटों पर मंथन करना है इनको। 4 सीटें तो गांधी परिवार को रिजर्व है ही, 2 तो सोनिया और राहुल के लिए, इसके अलावा 2 मेनका गांधी और वरुण गांधी उनके लिए है। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि इस बार शायद वरुण गांधी और मेनका गांधी जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यूपी में 80 सीटें हैं तो उन पर लेकर के मंथन चल रहा है। अब बात करते हैं यूपी के गठबंधन की। देखो भुआ जी तो पहले ही मना कर चुकी है, मायावती तो, कि वो तो किसी से समझौता करेंगे नहीं, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो क्या अखिलेश वापस कांग्रेस के साथ में आएंगे? बिना गठबंधन के तो आप यूपी में नहीं कर पाओगे कुछ भी। पहले जुड़ हुआ था, है ना, आपको याद होगा पिछले चुनावों में, है ना, कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने हाथ मिलाया था अखिलेश यादव के साथ में। हालांकि साइकिल पंचर हो गई, ज्यादा कुछ रिजल्ट निकल करके नहीं आया। पर यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर के दिलचस्प आंकड़े जरूर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का जो कार्यक्रम था उसमें गांधीनगर में उसका उद्घाटन उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में जिस लक्ष्य पर हमको काम करना है सरकार उसी का खाका तैयार कर रही है, यानी आगे आने वाले 25 सालों में भारत की दशा और दिशा क्या होगी इस पर सरकार का काम है। और आज़ादी से के 100 वर्ष पूर्व होने पर, 75वें साल में हम चल रहे हैं, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ही हमारा लक्ष्य है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। और समारोह में वर्ल्ड लीडर्स, उद्योगपति शामिल हुए, अंबानी, अडानी, लक्ष्मी मित्तल जैसे दिग्गज शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों में ये लोग पैसा निवेश करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राज्यों में निवेश बढ़ेगा। हमारे राजस्थान के जो उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो भी आज उस समिट में शामिल हुए थे। यहाँ जो उद्योग विभाग के ACS हैं, सचिव हैं, वो भी शामिल हुए हैं, ताकि वहाँ के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको इन्वाइट किया जाए कि आप राजस्थान में पैसा लगाएं और राजस्थान में उद्योगों को गति दें। पवन मीना टोक्सी कह रहे हैं गंगापुर सिटी के लोगों की आवाज़ को उठाने वाला सबसे लोकप्रिय चैनल गुरुजी, आपका बहुत खास आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। पवन भाई, मेरे स्टूडेंट हमेशा जो है वो मेरा सम्मान करते हैं ना, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है ना। और बिल्कुल आप लोग अच्छा करें, समाज के हित में करें। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप सिर्फ नाम की युवा टीम ना बनाएं, युवा टीम आम हित में, जनता के हित में काम करे, ये हमेशा मैंने आपको सलाह दी है और आप उसी तरीके से काम करते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यूपी में, अब बात मौसम की कर रहे हैं। यूपी में बेमौसम बारिश का दौर जारी है, बेमौसम बारिश का दौर जारी है और मंगलवार से रुक रुक करके लखनऊ और कानपुर समेत कई शहरों में यूपी के में बूंदाबांदी चल रही है। यूपी के कई जिलों में अभी भी सर्दी और कोहरे का असर रहेगा, यह मौसम विभाग का कहना है। बाकी अन्य राज्यों में मौसम साफ धीरे धीरे हो जाएगा और मकर संक्रांति तक ही थोड़ी बहुत सर्दी और गलन रहेगी, उसके बाद में ये सर्दी भी खत्म हो जाएगी।
तो बिल्कुल ये सर्दी भी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं खेलों की। खेलों से क्या कुछ है, शेयर करो भाई, शेयर बहुत कम कर रहे हो। चिरंजीवी योजना के बारे में कोई जानकारी हो तो बताएं। दलजीत मोहिया जी कह रहे हैं चिरंजीवी योजना को आयुष्मान योजना में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। मैं आपको बहुत पुख्ता और जिम्मेदारी के साथ ये जानकारी दे रहा हूं। दरअसल अभी जब संभागीय आयुक्त ने मीटिंग ली थी ना पंचायत समिति में, तो उन्होंने भी ये कहा था, मेडिकल डिपार्टमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करें आयुष्मान भारत योजना में। और सीएम भजन लाल शर्मा ने उसको भी बढ़ा करके अब 25 लाख कर दिया इलाज के लिए, ठीक है ना। तो मेरा ये आप निवेदन है आपसे, देखिए जब सरकारें बदलती है ना तो कई चीजें अपडेट होती हैं, अपग्रेडेशन का काम चलता है। तो आप थोड़ा सा ये देखें कि कौन कौन से काम ऑनलाइन चल रहे हैं, कहां कहां हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है ना, आप इसको हल्के में नहीं लें। हाँ, मेरा ये निवेदन है, आप इसको हल्के में नहीं लें। जहां जहां इस तरह के कैंप लग रहे हैं वहां जाएं, जागरूक नागरिक बन करके जानकारी जुटाएं। ऑनलाइन अगर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वहां पर ऑन स्पॉट, तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो भी केंद्र सरकार की योजना है। तो मेरा आप इससे निवेदन है, योजनाएं कोई भी बंद नहीं हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नई सरकार आने की वजह से अब आपके पास में जानकारी नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, यकीन मानिए वो प्रॉब्लम आपकी अकेले की नहीं है, सारे लोग उसका सामना कर रहे हैं। तो वो सरकार को भी पता है और अधिकारियों को भी पता है। कुछ चीजों में जैसे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, चाहे किसान सम्मान निधि की बात कर लें, चिरंजीवी वाली आप बात कर लें, आधार कार्ड की आप बात कर लें, ठीक है ना। तो जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो सबको आ रही हैं, उसके बारे में आप बेफिक्र रहें। आपकी हर खबर जो है, हर प्रॉब्लम जो है, वो सरकार तक और प्रशासनिक अधिकारियों तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। सर, आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं हो रहे हैं, फरियाद खान कह रहे हैं। आयुष्मान योजना के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सर, इनके लिए तो अलग से कैंप लग रहे हैं। आज मेरे पास किसी ने खबर भेजी थी, मैं आपको बता देता हूं। आज मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रजिस्ट्रेशन को लेकर के किसी ने खबर भेजी थी कि साहब फलाने तारीख को वहां कैंप लगेगा और आप किसान सम्मान निधि योजना का वहां रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है भाई, आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा, आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा और आपको जानकारी जुटानी पड़ेगी। मेरी कोशिश ये होती है कि जो जानकारी मेरे पास है वो आप तक मैं पहुंचाऊं और आपको अपडेट रखूं, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए बेफिक्र रहें कि साहब चिरंजीवी योजना में उसका नाम बदल दिया, आयुष्मान योजना कर दिया, उसमें भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और जो इशू हैं उनको लेकर के भी आज मैंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मुलाकात की और आपके इशू को सॉल्व करवाने का मैंने प्रयास किया। उसके बारे में विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा, आप शेयर करते चलें। अगर आप जगह तो बताएं कहां हो रहा है, बिल्कुल इसके बारे में मैं जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। कई प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों में आमजन के अवगत होने में आसानी रहती है। बिल्कुल मेरा उद्देश्य यही रहता है दिनेश भाई, खबरें मेरे लिए मायने नहीं है, मेरे लिए है मेरी जनता जागरूक रहे, जनता अपडेट रहे और जनता को कोई परेशानी ना हो। सर नहीं हो रहे हैं, ये पहले हुए थे जो आंगनबाड़ी ने नहीं। फरियाद भाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब भी जिम्मेदारी दी है। मेरे पास तो मैसेज आते हैं, सर ई-KYC में लगा रखा है हमको, सर इसमें लगा रखा है। बाकी अगर आप कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा आप एक बार इसको नोट कर लें, है ना। आयुष्मान योजना के जो रजिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है और कैसे हो रहे हैं, है ना। तो कल इसके बारे में मैं पुख्ता जानकारी जरूर लूंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, कल इसके बारे में जानकारी जरूर लेंगे और आपको जानकारी पहुंचाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं और खेलों की बात करते हैं। खेलों से रिलेटेड भारत और अफगानिस्तान के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच कल पंजाब में खेला जाएगा और अफगानिस्तान के जो ऑलराउंडर है राशिद खान, वो पहले मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है सर। अगली खबर आज दिल्ली के नोएडा से आई। क्रिकेट खेलते वक्त एक इंजीनियर को हार्ट अटैक हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आपने देखा होगा कोरोना के बाद में इस तरह के मामले बहुत बड़े हैं जो साइलेंट अटैक के हैं। 35 से 40 उम्र के बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर, खेलते हुए, जिम में कसरत करते हुए, व्यायाम करते हुए, दौड़ते हुए, जिनको साइलेंट अटैक आया और वो मर गए, उनकी मौत हो गई। आज ऐसा ही वाकया दिल्ली के नोएडा में हुआ था, जहां मैं आपको बता देता हूं 34 वर्षीय इंजीनियर विकास नेगी, उनकी मौत हो गई रनिंग के दौरान। जब वो रन ले रहे थे तो वो जाकर के पिच पर गिर गए, फिर साथियों ने संभाला और कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये मामला नोएडा से आया है हमारे पास।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रदेश की। शेयर करो सर दबा करके। अभी 4 सैकड़े तक पहुंचे थे हम, अब अचानक कम हो गए, जबकि आज यूट्यूब पर नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। तो थोड़ा सा आपका साथ मिलना जरूरी है, क्योंकि प्रदेश की खबरें तो अब मैं आपको बता रहा हूं। बंटी महरिया जी ने भी यही पूछा है आयुष्मान कार्ड के, ठीक है। और इसके अलावा फरियाद भाई भी कह रहे हैं कि मैं ई मित्र चलाता हूं। बिल्कुल, मैंने नोट कर लिया सर, है ना, एक ही मैसेज बार बार नहीं भेजें, मैंने नोट कर लिया, मेरी टीम ने नोट कर लिया कि आयुष्मान योजना के लिए हम लोगों को क्या अपडेट दे सकते हैं। मेरी गारंटी है और मेरा वादा है, मैं आपको इसकी अपडेट जरूर दूंगा, ठीक है ना, कि क्या हो सकता है इसके लिए बेहतर, क्या कर सकते हैं हम और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश के 40 आईएएस की तबादलों की सूची आज अभी थोड़ी देर पहले जारी हो गई। पहले भी आई थी, 70 से 72 आईएएस के तबादले हुए और उसके बाद में 40 ऐसे अधिकारी हैं आईएएस जिनके तबादले आज हुए हैं, जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। बहुत सारे ऐसे थे जो एपीओ चल रहे थे एक साल से, 1.5 साल से, मतलब घर बैठे फोकट की तनख्वाह मिल रही थी और काम कुछ कर नहीं रहे थे। इन सबको अब प्लेसमेंट कर दिया गया है, इनको लगा दिया गया है। सुबोध अग्रवाल, कुंजीलाल मीणा, भास्कर सावंत को थोड़े से ठंडे विभाग मिले हैं, जबकि सुब्रा सिंह और हृदय शर्मा इनको भी इनके जो विभाग है वो बदल दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग का मामला देख रहे थे हृदय जी, आपको याद होगा। सुब्रा सिंह है वो चिकित्सा विभाग का देख रहे थे, उनका प्रमोशन थोड़ा सा मैम का अब बढ़ा दिया गया है। श्रेया सिंह को परिवहन विभाग की कमान दी अब, है ना, पहले वो पर्यटन संभाल रही थी। और कुछ जो एपीए चल रहे थे, लगभग 16 थे ऐसे जो एपीओ चल रहे थे, उनको भी अब पोस्टिंग मिल चुकी है। और 16 आईएएस ऐसे थे जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इनके कर दिए गए हैं ट्रांसफर। अगली खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, स्वायत्त शासन विभाग ने आज एक आदेश जारी करके नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पूर्व कांग्रेस सरकार के समय जो मनोनीत पार्षद थे उनका पत्ता साफ कर दिया, यानी उनको पदों से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार जिसकी होती है उसी के पार्षद, मनोनीत पार्षद जो हैं वो लगते हैं, ठीक है ना। 10 वार्डों पर एक पार्षद लगता है। जैसे हमारे यहाँ मनोनीत पार्षदों की संख्या 6 थी, है ना। हमारे रविकांत मिश्रा जी थे, विकेश खंडेलवाल जी थे, ये सब मनोनीत पार्षद थे क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन अब कांग्रेस सरकार बीजेपी की आ गई है, तो मनोनीत पार्षद जो कांग्रेस सरकार के समय थे उन सब की जो नियुक्तियां हैं और मनोनयन है वो अब रद्द कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है। अब भाजपा की सरकार है तो फिर वो औसत के हिसाब से, जनसंख्या औसत के हिसाब से अब भाजपा के ही पार्षद मनोनीत किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। तो एक ये बड़ी खबर आई है आज स्वायत्त शासन विभाग से। और अगली खबर, सरकारी वेतन पाने वाले चिकित्सकों पर अब सरकार सख्त हो चुकी है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया को आज बताया है कि ऐसे डॉक्टर जो मोटी मोटी तनख्वाह सरकार जिनको देती है नौकरी करने की, जनता की सेवा करने की, अगर ड्यूटी के दौरान वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, जाकर के अपने क्लिनिक में या अपने क्वार्टर में जाकर के मरीजों को देखते हैं, इनकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, इनके बारे में जानकारी जुटाऊंगा, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और इसकी शिकायत लंबे समय से आ रही थी मेरे पास कि साहब ड्यूटी टाइम में भी डॉक्टर जाकर के प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी चिकित्सक मुझे मिला तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। मोटी तनख्वाह सरकार की ले रहे हो और ऊपरी कमाई अलग कर रहे हो। तो इसको लेकर के बहुत गंभीर नजर आए हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। उन्होंने साफ कह दिया, सुधर जाओ, हालात सुधारने पड़ेंगे अब आपको। और प्रधानमंत्री मोदी इस महीने फिर जयपुर आएंगे, अभी 3 दिन रुके थे और अब फिर वापस 25 तारीख को जयपुर आ रहे हैं। दरअसल फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उनके साथ डिनर जयपुर में ही होगा। और इस बार 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस समारोह है उसमें मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल फ्रैंको, वही मुख्य अतिथि हैं। और उससे पहले 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर आएंगे। प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना का काम पूरी तरीके से बंद पड़ा है, पूरी तरीके से ठप पड़ा है। नए जो जलदाय मंत्री बने हैं कन्हैया लाल, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और वहां से एक चीज निकल करके सामने आई, भैया काम क्यों नहीं चल रहा, हर घर नल योजना क्यों नहीं चल पा रही है, इसमें भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है, चलो उसकी तो जांच चल रही है, लेकिन काम बंद क्यों पड़ा है। अधिकारियों ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि सर केंद्र की जो राशि थी वो तो हमें मिल गई और वो हमारे पास है भी, लेकिन राज्य को जो अंश देना था, राज्य को जो पैसा देना था वो राज्य ने नहीं दिया और राज्य के बजट के अभाव में ही जल जीवन मिशन योजना ठप पड़ी है।
बैठक में कई चीजें निकल करके सामने आई, जलदाय मंत्री ने उनको नोट भी किया है और अधिकारियों ने यह प्रेजेंटेशन दिया है कि साहब पहले भी जलदाय मिशन योजना का जो काम है, जल जीवन मिशन योजना का जो काम है, वो कर्जा लेकर के चला रहे थे, लोन ले लेकर के चला रहे थे और 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां बकाया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ से ज्यादा की देनदारियां बकाया है, इसलिए यह काम पेंडिंग में चल रहा है। और आखिर में जलदाय विभाग के जो मंत्री हैं कन्हैया लाल, उन्होंने साफ कहा और पैसा लेना पड़ा तो लेंगे, केंद्र से लेंगे, लेकिन योजना दम नहीं तोड़नी चाहिए, पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिन फर्मों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया उनको बिल्कुल हटाइए। ठेकेदारों की, अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार और मनमानी चली थी उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दीजिए। जहां जहां काम बंद है उसकी मुझे रिपोर्ट दीजिए। मतलब कुल मिलाकर के है जल जीवन मिशन योजना का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है राजस्थान में, और राजस्थान 33वें नंबर पर है, यानी सबसे फिसड्डी राज्य साबित हुआ है राजस्थान इस जल जीवन मिशन योजना में। और जलदाय मंत्री ने इसको लेकर के साफ दिशा निर्देश दे दिए, भैया पूरा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मेरे को दीजिए, किन किन ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, कितने पैसे की आवश्यकता है, मैं पैसे का प्रबंध करूंगा, लेकिन योजना का काम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन है ना, पहले कई साल पहले एक वो बमरी देवी कांड हुआ था, उसमें वीडियो वायरल हुए थे। उसके बाद में अब जाकर के ये वीडियो का जिन बाहर निकल करके सामने आया है और इसमें एक का तो पत्ता साफ हो गया। मेवाराम जैन कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे बाड़मेर से, और वीडियो वायरल हो गया साहब। वीडियो वायरल होने के बाद में कांग्रेस ने भी पत्ता साफ कर लिया, झाड़ लिया, और अब इन्होंने आज याचिका लगाई थी साहब मेरे मामले की जल्द सुनवाई करो, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोई जल्द सुनवाई नहीं होगी। और वीडियो कांड में आज एक चीज और निकल करके आई है। हाँ, एक और कांग्रेस के युवा नेता हैं जिसके लिए पिताजी टिकट मांग रहे थे मगर नहीं दिया, समझ गए होंगे, कोटा उत्तर से, है ना, यूडीएच मंत्री रहे पहले कांग्रेस सरकार में, उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है साहब। बस इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। देखते हैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट आज मीडिया से रूबरू हुए। कम ही रहते हैं सुर्खियों में आजकल, झारखंड की जिम्मेदारी दे दी इनको, लेकिन फिर भी आज मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा सरकार के मंत्रियों के बंटवारे को लेकर के आज उन्होंने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खूब संघर्ष किया, बीजेपी को जिंदा रखा, उसके बावजूद भी काट छांट करके और उनको नॉर्मल मंत्रालय दे दिया। पायलट साहब, ये आपके सोचने का विषय नहीं है, ठीक है ना। काम करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बस जनता आईना दिखा देगी, आप टेंशन क्यों कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि सचिन पायलट एक इकलौते ऐसे नेता है कांग्रेस के जिन पर कांग्रेस दाव लगा सकती थी। बहुत तोल मोल करके बोलते हैं, कभी विवादों में नहीं रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सारे नेताओं से, चाहे वो विपक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबसे इनके अच्छे संबंध हैं। खैर, आज उन्होंने ये बात कही और शायद ही राम मंदिर के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा राम मंदिर में जाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है, भगवान राम सबके हैं। कितनी बड़ी बात कही है और कितनी सोच समझ करके उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि जब मेरा मन होगा मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में चला जाऊंगा, और ये बहुत जरूरी बात है। राजनीति आप ना करें। बहुत मतलब मैं ये कह सकता हूं, कांग्रेस के बहुत सारे युवा नेता हो, चाहे कोई और सीनियर एक्सपीरियंस होल्डर नेता हो, उनको बहुत कुछ सचिन पायलट से सीखना चाहिए। संयमित बोलना, मर्यादित बोलना, तोल मोल के बोलना, पार्टी के प्रति वफादारी रखना, लोकप्रियता किस तरह हासिल की जाती है अपने काम के आधार पर, यह अगर सीखना है ना तो सचिन पायलट से सीखो। राहुल जी, थोड़ी सी मैच्योरिटी उनकी तरफ से अगर आप ले लो ना तो मजे आ जाएं, क्योंकि बहुत पकड़ जो सचिन पायलट ने बनाई है, जिस तरीके के वो बयान देते हैं, वो काबिल तारीफ होते हैं हमेशा। टोंक में एक मामला था, आपको ध्यान होगा, हमने भी वो खबर चलाई थी। डिग्गी में स्थित भूरिया महादेव मंदिर में एक संत की हत्या हुई थी, ब्लाइंड मर्डर था, हंगामा भी हुआ था, रास्ता भी जाम कर दिया गया था, है ना, नृशंस हत्या हुई थी एक साधु की, और पता नहीं चल रहा था पुलिस को कि क्या करें, लेकिन आखिर पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का आज खुलासा कर दिया, टोंक पुलिस ने। और संत रात को जब सो रहे थे तो चोरी के इरादे से दो लोग आए थे, और संत जब जाग गए तो खुलासा ना हो ये सोच करके और उस संत को मौत के घाट उतार दिया गया।
जो आरोपी हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दोनों आरोपी जोधाराम मोगिया राजपुरा लांबा हरि सिंह और राम अवतार मोगिया भवानीपुरा डिग्गी का रहने वाला है। पुलिस ने कंबल, मौजे एवं गर्म टोपे निःशुल्क वितरण किए हैं। यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक शर्मा की पहल से समूचे यातायात। आपका वो बटन दाब दिया आपने, ठीक है ना, तब इसका वॉल्यूम खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पुलिस ने इस मर्डर का खुलासा कर दिया है। प्रदेश में सर्दी का सितम अब कुछ कम हुआ है ना। आज तो मेरे ख्याल से बढ़िया धूप ऊप खुली है, देखो। हाँ, हालांकि मावठ नहीं बरसी, बरस जाती तो थोड़ा सा बढ़िया रहता। नहीं बरसी, ना ओलावृष्टि हुई है, लेकिन सर्दी कम हुई है। कई जिलों में जो है धूप अच्छी खुली है, कई क्षेत्रों में धूप अच्छी खुली है और ये अच्छी खबर है। प्रदेश में सर्दी का सितम थोड़ा सा कम हुआ है, सुबह शाम की ही सर्दी रहेगी और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि मकर संक्रांति तक ये थोड़ी बहुत जो सर्दी है वो रहेगी। और स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निकायों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार स्वास्थ्य शासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। जो अब चल रही हैं चीजें, उनको लेकर के वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 5 सालों में जमीन के बदले जमीन के प्रकरणों में जांच होगी। ये साफ कहना है झावर सिंह खर्रा का कि नगर परिषदों में जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर के भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं करौली की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं। सपोट्रा में वन क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए अभियान पुलिस ने चला रखा है। वन कर्मियों ने अवैध चैंजा पत्थर से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो जब्त की हैं और ड्राइवर हालांकि फरार हो गए। यार ऐसे कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली, ड्राइवर फरार हो जाते हैं, बताओ। सोचने वाली बात है ना। कई घटनाओं में देखते हैं अपन, सुनते हैं ये, बोले साहब ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली, फलाना वाहन जब्त कर लिया, लेकिन बोले साहब ड्राइवर फरार हो गई। बात समझ में नहीं आती, पर चलो। और भरतूण वन क्षेत्र का ये मामला है। भरतपुर रेंज आईजी रूपेंद्र सिंह आज करौली के दौरे पर रहे, जवानों की परेड का निरीक्षण किया और पुलिस के जवानों को एक मैसेज दिया है कि तनाव मुक्त होकर के और अपराधों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, पेंडिंग मामलों को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये ध्यान रखें, फरियादियों की फरियाद जरूर सुनें। नहीं देंगे अब क्योंकि बीजेपी की सरकार, इसलिए। चलिए ठीक है। आप न्यूज़ 7 राजस्थान के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हो? चलो मैं पढ़ूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है ना, और कोशिश करूंगा कि उनका सवालों का जवाब। अजय जी वजीरपुर, हाँ खरेड़ा वाला, ठीक है ठीक है। अहमद मीणा 4, ठीक है। सरपंच पर मोटी कमाई कर रहे हैं डॉक्टर, ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सारे कमेंट में पढ़ रहा हूँ। हमारे अकाउंट में तो पैसा आ गया, आपके में नहीं आया क्या, पता नहीं। चलिए अजय जी, कानून लागू हो गया क्या? कौन सा कानून भाई? कानून कोई सा भी लागू नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। अगर कोई फैला रहा है तो अब्बा फैला रहा है, अभी इनका रिव्यू होगा। आगे बढ़ते हैं। और हिंडौन में कल शाम एक ब्रेकिंग भी हमने लगाई थी। डैम्प रोड स्थित माताजी के कटले में 2 पक्षों में विवाद के चलते फायरिंग का एक मामला सामने आया था। दरअसल रेडीमेड गारमेंट्स की एक दुकान थी जिस पर कब्जे को लेकर के मामला चल रहा था और कब्जे को लेकर के ये मामला चल रहा था, जिसमें फायरिंग की सूचना हुई थी और नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लोकसभा चुनावों के लिए आज जिला मुख्यालय के कन्या कॉलेज में, करौली की बात कर रहा हूं, कन्या कॉलेज में सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसरों को आज प्रशिक्षण दिया गया था, क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं, ठीक है। और सवाई माधोपुर की मान टाउन पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश सम्मा उर्फ सलीम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने, इसके खिलाफ 18 जनवरी 2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इसने रसूलपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति का 14 चक्का डंपर चोरी किया था और गोबेंड गॉन। पुलिस ने हर टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, टीम का गठन किया, उसके बाद जाकर के पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है और इसको हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। मेवात की जो गैंग है ना, उसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बौली कस्बे के भेड़ोली आश्रम पर संत शिवानंद महाराज का निर्वाण महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रसादी ग्रहण की और कार्यक्रम में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट, विधायक इंदिरा मीणा, घनश्याम मेहर सब शामिल हुए। और ये एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा समारोह था जिसमें बिना किसी पक्ष और विपक्ष के सब लोग शामिल हुए।
बात करते हैं गंगापुर सिटी की, है ना। हमारे जिले से क्या कुछ खबर है, तो आरएएस की प्री एग्जाम 2013 इसका पेपर लीक हुआ था। एसओजी ने जब इसकी जांच की तो इसमें ज्यादातर जो आरोपी हैं वो हमारे सवाई माधोपुर जिले के मिले हैं, स्पेशली गंगापुर और उसके आसपास के। इनमें आरोपी था एक अमृतलाल मीणा, याद होगा आपको अच्छे से। और पेपर लीक के इस बड़े मामले में एक और आरोपी था जो बता रहे हैं कि साहब फरार चल रहा था। फरार कैसे चल रहा था, वो तो ड्यूटी कर रहे थे, आपने पकड़ा क्यों नहीं। और इसमें आरोपी जो निकल करके आया है अजीत सिंह सहारिया, नाम तो अच्छे से याद होगा आपको। पहले सपोटरा में वीडियो रहे, उसके बाद गंगापुर सिटी में वीडियो रहे, और फिलहाल सवाई माधोपुर में राजीविका के ये अधिकारी हैं। और आरोपी अजीत सिंह सहारिया शीतला माता रोड गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं। वर्तमान में आरोपी राजीविका सवाई माधोपुर के पद पर आसीन है। और जांच में पता चला है कि अजीत सिंह ने 2013 में जयपुर के जगतपुरा में जाकर के और आरएएस प्री का पेपर जो है सरगना अमृतलाल मीणा से खरीदा था, जिसमें डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। वहां से यह पेपर खरीदा था, हालांकि परीक्षा बाद में रद्द हो गई थी। इस प्रकरण में अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी अजीत सिंह गंगापुर सिटी में विकास अधिकारी के पद पर भी रहे। अच्छे से याद होगा बहुत सारे लोगों को। रेल कर्मियों की ओपीएस को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल अभी भी जारी है, और कहा कि सब्र का इम्तिहान ना ले, केंद्र सरकार ओपीएस लागू करे। सब जगह इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली से भी हमारे जो दर्शक हैं, एक सुमित भाई, उन्होंने भी हमारे पास वीडियो और फुटेज भेजे हैं। वहां भी जो रेलवे यूनियन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रखा है, क्रमिक हड़ताल पर वो भी बैठे हैं। गंगापुर सिटी में भी ये चल रहा है, यानी सब जगह इसका विरोध हो रहा है और ओपीएस लागू करने की मांग की जा रही है। शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर के आज बहुत सारे समाज सेवियों ने और संगठनों ने सभापति शिवरतन अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है, और जरूरी भी था। गंगापुर सिटी का कोई वार्ड, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां सड़कें बढ़िया हों। अरे बढ़िया तो बाढ़ में जाने दो, थोड़ी बहुत चलने लायक की स्थिति भी हो ना तो बता दो आप किसी भी वार्ड में बुरी कंडीशन है। और सभापति शिवरतन अग्रवाल ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि मैं बजट लाऊंगा, इनकी मॉनिटरिंग करके और जल्द से जल्द सड़कों के लिए जो समस्या है उसका हम समाधान करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आश्वासन तो दिया है, देखते हैं। नहर रोड सहित सभी वार्डों की हालत खराब है, और सभापति ने जो है उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उनसे भी मुलाकात की है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी दिया कुमारी से मुलाकात की है। शहर की जो समस्याएं हैं, विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के विस्तार से उनको जानकारी दी है, ताकि गंगापुर सिटी विधानसभा के लिए कुछ बजट आए, कुछ पैसा आए और विकास के काम हो सके। अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया है अदालत ने। आपको पता होगा बहुत लंबे टाइम से ये मामला चल रहा था, लड़ाई झगड़े वाद विवाद तक नौबत पहुंच गई थी, और आखिर में ये मामला अदालत में पहुंचा। अदालत ने 10वें महीने 2023 में एक फैसला सुना दिया, और जो दावा कर रहे थे वहां पुजारी और उनकी संतान, उनको वैतनिक कर्मचारी माना है अदालत ने। अदालत ने कहा है आप वैतनिक कर्मचारी हैं और ये मंदिर ट्रस्ट का है, ट्रस्ट पर डिपेंड करता है कि वो आपको रखें या हटाएं, बाकी आपका लीगली इस पर कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आज ये लाइव मैंने आपको सुबह दिखाया था एसडीएम कोर्ट से, जब ये लोग ज्ञापन देने गए थे कि साहब पहले आचार संहिता लग रही थी, लेकिन अब तो कम से कम इसको धरातल पर लाओ और इन लोगों को बेदखल करो। तो एक ये मामला था गंगापुर सिटी से। इसके अलावा डांग क्षेत्र की एक स्टोरी आज हमने चलाई थी, करौली के डांग क्षेत्र की एक स्टोरी आज हमने चलाई थी, और वहाँ से डांग क्षेत्र के जो लोग हैं, कल जब स्टूडियो से हम प्रोग्राम लाइव करेंगे ना, तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा और बात भी करवाऊंगा मैं, कि सरकारें बदल गई, सब कुछ बदल गया, निज़ाम बदल गया, विधायक बदल गए, जनप्रतिनिधि बदल गए, लेकिन अगर नहीं बदली है ना तो डांग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की किस्मत नहीं बदली साहब। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर वहाँ के, जिनको मैंने पढ़ाया है ना, 10th में या सीनियर में। आज उनमें से कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली या कहीं भी रह रहे हैं। उनका ये कहना है सर हमारा मन नहीं करता हमारे गाँव आने का, वो अपनी जन्मस्थली, अपनी सरजमी पर आना नहीं चाहते, लौटना नहीं चाहते। बोले कैसे आए, क्या करें यहाँ आकर के, ना यहाँ बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है,
तो 75 साल से ये डांग में रहने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक थे इन नेताओं के लिए। इतने सांसद अब तक बने, क्या सोच करके आपने वोट मांगे थे? इनसे शर्म नहीं आई आपको? इनसे वोट मांगने जाते हो जब? इतने सारे विधायक आप रह लिए, डांग क्षेत्र से वोट तो मांगते हो, मगर डांग क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं नहीं दे सकते आप लोग। बड़े बड़े दावे करने वाली है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन लोगों का दर्द आपको तकलीफ में नजर नहीं आई कि ये मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हैं। किस तरह की जिंदगी वहां के लोग और वहां के बच्चे, वहां की महिलाएं गुजार रही हैं, ये आप कल्पना नहीं कर सकते हो। क्या सोच रहे हो फिर आप? क्यों नहीं हो रहा इन चीजों में काम? और सबसे बड़ी बात, आप बार बार एक ही एलिगेशन लगाते हो। मैंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से भी बात की थी इस मामले को लेकर के। रमेश मीणा से जो पूर्व मंत्री रहे, उनसे मैंने बातचीत की थी। उन्होंने पता है आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था, साहब ये जंगल में आता है, ये वन विभाग की है, तो वोट लेने क्यों जाते हो? क्यों जाते हो वोट लेने? जब ये जंगल में रहने वाले लोग हैं, वन विभाग की ये धरती है, जमीन है, और यहां के लोगों से वोट तो मांगते हो और सुविधाएं नहीं देते आप। ये कौन सा दोहरा रवैया भैया आपका? वोट इनके चाहिए पर सुविधाएं इनको नहीं देनी, क्योंकि फिर वन विभाग आ जाता है। वोट मांगते टाइम वन विभाग नजर नहीं आता आपको। आज इस स्टोरी की बहुत सारे लोगों ने सराहना की है और वाकई में इनका दर्द, इनकी तकलीफ दूर होनी चाहिए साहब। मेरा ये निवेदन है, चाहे आप कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कोई सी भी सरकार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग ये रहते हैं ना, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन भी कर रहे हैं या आपको वोट भी देते हैं साहब, और इनका हक है कि आप इनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शहर में बड़े नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। फवारा चौक है और जहां जहां नाले चौक हैं, सालोदा क्षेत्र में कल सभापति से मेरी बात हुई थी, आज भी मैंने वहां देखा है सर, पानी तो अभी भी भरा हुआ है। पानी तो अभी भी भरा हुआ है, सड़कों पर गंदगी और कीचड़ फैला हुआ है। परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते इनका? आप क्यों नहीं करते? अगर आपको फुटपाथ तोड़ना है तोड़ दो, नालियां निकालनी है निकाल दो, पर इनका परमानेंट इलाज तो करो। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप ये नालों की सफाई को लेकर के, और बजट तो उठा लेते हो, पूरा बिल बना करके दे देते हो, टेंडर सारे पूरे हो जाते हैं आपके, और काम नहीं होता धेला धूल का भी। फिर काम कैसे चलेगा? ले दे करके आपको एक आध न बड़े नाले नजर आते हैं, या तो बस स्टैंड वाला, ये फवारे वाला, बस इनकी पट्टियां हटाई, इनकी नाले साफ कर दिए, बोले हो गया साहब हमारा काम। यही नाले नजर आते हैं आपको, और नाले ही नजर नहीं आते आपको। सालोदा क्षेत्र के सैनिक नगर, आदर्श नगर, यहां के नाले नजर नहीं आते आपको। कभी जाकर के देखा आपने कितने नाले टूटे फूटे हैं, कितनों पर फेरो कवर है? व्यवस्थाएं करो, काम करो तो ढंग से करो, वरना बेवकूफ मत बनाओ जनता को। कुल मिलाकर के ये है कि आप बार बार ये मत करो, अब तो आपकी सरकार आ गई, अब आपका वो एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि साहब मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास बजट नहीं आ रहा। आप जानो, आपका काम जाने, अब सरकार आपकी है, काम आपको करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा जनता को। ये निवेदन है हमारा आपसे। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर की, जो मैंने आपसे डिस्कस की थी और जो समस्याएं मेरे सामने आई थी। सबसे बड़ी समस्या एक तो ये आ रही है, जो शुरुआत में कुछ दर्शकों ने, अजय साहब सर जी नमस्कार, हमारे यहाँ खेड़ाबाड़ रामगढ़ से नारायणपुर टटवाड़ा के लिए रोड नहीं है, सबसे कह चुके हैं कोई बनवाने की कृपा करे। अच्छा, डांग और बामनवास बरोबर है, मान सिंह जी कह रहे हैं। क्यों? अभी आज मेरे पास तो खबर आई थी कि साहब बामनवास नगर पालिका में तो जो आपके यहाँ रोड गया उस पर साहब रोड लाइटें लग गई, ऐसा चमन हो गया वो तो। बिल्कुल मेरे पास तो ये आई थी। हाँ, अब उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, क्या करें? अब करो, मिलो आप इंदिरा जी से, ठीक है ना। खाद्य सुरक्षा का फॉर्म चालू है क्या? अब मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। एक तो किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के कई किसानों ने मेरे पास भी फोन किए थे, मेरे पास भी समस्याएं बताई थी कि साहब जैसे ही हम गंगापुर सिटी जिला जो है पोर्टल पर खोलते हैं, गंगापुर ब्लॉक, तो बहुत सारी ग्राम पंचायतों के नाम नहीं हैं, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब मान लीजिए मैंने जमीन अभी खरीदी है, मेरी तो जमाबंदी अभी बन गई, अब मेरा रजिस्ट्रेशन कैसे हो? मुझे भी तो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल फैक्ट बात है, और आपको लाभ मिलना चाहिए। आज इन चीजों को लेकर के मैंने एडीएम साहब से मुलाकात की, और मैं धन्यवाद दूंगा हरिराम जी का कि बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं, और सबसे अच्छी बात उनकी यह है कि वो सामने वाले से भी सुझाव और सलाह लेते हैं कि आप बताओ अपन क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि जनता को लाभ मिले। आज जब मैंने हरिराम जी से मुलाकात की तो ये 2-3 बिंदु उनके सामने रखे। वहां करौली एसडीएम भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत ही अधिकारियों को बुला करके, कर्मचारियों को बुला करके, और इसके बारे में फीडबैक लिया।
गंगापुर सिटी नया जिला बना है। 3 जिले ऐसे हैं जिनको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। जो अंदर की जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूदू है, गंगापुर सिटी है, अलग जिला बन गया, लेकिन इनका जो डाटा फीड होता है ना, जानकारियां जो फीड होती हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, उनमें गंगापुर की डाटा एंट्री अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसलिए जब आप गंगापुर ब्लॉक खोलते हो तो उसमें ग्राम पंचायतों के नाम नहीं आते। ये सच है, ये सच बात है। आज उसको तुरंत ही, क्योंकि ये इस सारे काम को देखती है एनआईसी को फॉरवर्ड कर दिया गया है और एनआईसी को यह बता दिया गया है कि साहब जल्द से जल्द आप गंगापुर सिटी जिले की ग्राम पंचायतों को अपडेट करें ताकि किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और उसका रजिस्ट्रेशन किसानों का हो सके और हम अपडेट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में यह काम आपका हो जाएगा, क्योंकि गंगापुर सिटी जिला नया बना है। तो बिल्कुल अपडेट जो है, आचार संहिता लग रही थी, पूरा प्रशासनिक अधिकारी चुनावों में व्यस्त था, अब जाकर के थोड़ी सी चीजें लाइन में आई हैं, लाइन पर आई हैं। तो इन सुविधाओं का लाभ आपको मिले, ये हमारी भी कोशिश रहेगी और मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा इनका। अब दूसरी बात, आधार कार्ड। आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि साहब हम जिन सेंटरों पर जाते हैं उन सेंटरों पर फोन नंबर ही चेंज हो रहे हैं, बाकी ना तो डीओबी चेंज हो पा रही है, ना नाम में करेक्शन चेंज हो पा रहा है। आधार कार्ड से रिलेटेड जो करेक्शन हमको करवाने हैं, त्रुटियों में जो संशोधन हमको करवाना है वो नहीं हो पा रहा है। इस बारे में मैंने जानकारी जुटाई और जो इनके प्रोग्रामिंग अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है। उनका यह कहना है कि राजकॉम के द्वारा, स्टेट ने जो टेंडर दिए थे राजकॉम को दिए थे, राजकॉम के द्वारा जो ई मित्र चल रहे हैं उन पर यह काम बंद है। इनकी शिकायतें ज्यादा आ रही थी, है ना, भ्रष्टाचार की शिकायतें ज्यादा आ रही थी कि साहब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। तो सेंटर ने राजकॉम से अधिकृत जितने भी आधार कार्ड वाले केंद्र हैं उनको बंद कर दिया। बाकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, नाम, इनको आपको अगर चेंज करवाना है तो बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में जो ई मित्र चल रहे हैं उन पर आप जाकर के करवा सकते हैं। वहां यह सुविधा चालू है, वहां यह सुविधा चालू है, बिल्कुल बीएसएनएल ऑफिस में भी चालू है। ठीक है ना भाई, तो वहां जाकर के आप ये करेक्शन करवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है खाद्य सुरक्षा पोर्टल का। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू होगा, 100% चालू होगा। अभी चालू नहीं हुआ है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई, जितने भी लोग हैं अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना। आधार कार्ड, पुराना राशन कार्ड या और भी कोई कागज है, इनमें जो भी आपको करेक्शन करवाना है वो करेक्शन आप समय रहते करवा लें ताकि खाद्य सुरक्षा 100% खुलेगा। बेफिक्र रहें आप। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जैसे लोकसभा के चुनाव आएंगे सेंटर इसको खोल देगा। वोट बैंक है यार, समझो राजनीति, तो सेंटर खोलेगा, 100% खोलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बहुत जल्दी खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और फिर आपको ये इसका लाभ मिल जाएगा। आप बिल्कुल करें और पैनिक ना हुआ करें। मेरा ये मानना है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जब जिनको जानकारी नहीं होती बेचारों को, गांव के रहने वाले जो लोग हैं या अनपढ़ लोग जो हैं उनको बेचारों को जानकारी नहीं होती और वो भटकते रहते हैं, है ना। समाज के सेवा में एक बड़ा योगदान आप ये भी दे सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, कि इन लोगों को आप जागरूक करें, इन लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताएं, इनकी हेल्प करें आप। मैं करता हूं सर, मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूं इस मामले में ताकि वो भटके नहीं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं बेचारे, है ना। तो आप बिल्कुल फरियाद जी कह रहे हैं 0 से 5 साल तक के बच्चों का न्यू आधार में सभी आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट कर रहा हूं। बिल्कुल हो रहे हैं, है ना। मोबाइल नंबर सब जगह अपडेट हो रहे हैं, केवल डीओबी में और इनमें जो करेक्शन है उनको लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ रही है, जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीएनएल ऑफिस, इनमें हो रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात, फरियाद भाई आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कल सुबह मुझे कॉल जरूर करें। आप मुझे कल सुबह जरूर कॉल करें ताकि मैं आपको लाइव लेकर के एक बार मेरे दर्शकों तक जो जरूरी जानकारी है ना, आपका भी ये फर्ज बनता है, मेरा भी ये फर्ज बनता है कि हम अहम जानकारी लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भटके नहीं और उनको परेशानी ना हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज मिल गया होगा। आधार कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, खाद्य सुरक्षा पोर्टल, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट आपको मैंने बता दी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आज हमने पहली बार आपको अपना स्टूडियो भी दिखा दिया।
ये हमारा स्टूडियो है जहाँ से प्रोग्राम चलते हैं, खबरें लगती हैं। इसके बगल में जो ऑफिस है वो मेरा ऑफिस है, जहाँ लोगों से दिन भर मीटिंग वगैरह कुछ भी जो चलती है वो चलती है। यहाँ पूरा स्टाफ दिन भर आपकी खबरें लगाता है और हमारी कोशिश यही रहती है कि न्यूज़ 7 राजस्थान कम से कम भरतपुर संभाग का तो सबसे बेस्ट चैनल बने, उसी प्रयास में हम लगे रहते हैं। बाकी खबरों को शेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लोगों की धड़कन बना दो न्यूज़ 7 राजस्थान को, तब हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमारे साथ में बनाए रखें। तमाम जो अपडेट हैं वो भी हम आपको देने का प्रयास करते हैं और कोशिश यही करते हैं जनता की समस्याओं का समाधान हो। बाकी एक बात बताऊं, विकास सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। एक दिन में कुछ नहीं होता, चलता रहेगा, चलाते रहेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा और अपनी बातें पहुंचानी पड़ेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक न्यूज़ 7 राजस्थान को देखते रहें। सर्दी अब ज़्यादा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। फरवरी में ही बोर्ड की एग्जाम हो सकती हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई को भी अब थोड़ा सा महत्व दें, इनको माहौल दें ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और मोबाइल से ज़रूर दूर रखें। हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा ये, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बच्चों को मोबाइल की लत ना लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें और जितने व्यस्त रहोगे ना उतने ही मस्त रहोगे। जय हिंद और जय भारत। कल फिर आपसे मुलाकात करता हूं। राम राम साहब। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।